और जो पायलट्स उसके अंदर बैठे हुए थे। साहब फिर मैं एक सेकंड आपको फिर से रोक रहा हूं सर। अब वो टारमैक की तस्वीर भी आ गई है, वो एयर स्ट्रिप की तस्वीर भी है हमारे पास अंबाला एयरबेस के अंदर की। ये हम फिर बता दें, ये सारी जारी की हुई तस्वीरें होती हैं क्योंकि ये सब रेस्ट्रिक्टेड जोन है, अंदर कोई कैमरे किसी के नहीं जा सकते हैं। तो जो ऑफिशियली रिलीज तस्वीरें ये वो तस्वीरें हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तस्वीर में आपको कभी भी राफेल विमान लैंड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि लैंड कर चुके हैं क्योंकि इसकी जानकारी रक्षा मंत्री दे चुके हैं। ये तस्वीरें अब आ रही हैं, देखना होगा कि कब नजर आता है हमें जहाज लैंड करता हुआ अंबाला की एयरबेस पर। फिर मनीष के बाद हम चलते हैं। मनीष, इस वक्त अंबाला एयरबेस के अंदर की तस्वीर है हमारे सामने स्क्रीन पर, और ये जहाज देखिए लैंड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये है रफाल की पहली लैंडिंग की तस्वीर। भारत के एयरबेस पर, अंबाला के एयरबेस पर लैंड करता हुआ राफेल जहाज आपने अभी देखा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अभी तक आपने भारत के आसमान में उड़ता हुआ देखा था रफाल को, और उसकी लैंडिंग की तस्वीर भी अब आप देख लीजिए। अपने घर पहुंचने की तस्वीरें इन रफाल जहाजों की। भारत के पायलट सकुशल ये सारे के सारे विमान लेकर अब अंबाला एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। मनीष प्रसाद वहां मौजूद है। मनीष, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रफाल की लैंडिंग की। ये अब से कुछ देर पहले यानी करीबन 10 मिनट पहले की है, जब एक एक करके पांचों रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनका टेल नंबर हम आपको फिर से बता दें क्योंकि बताना जरूरी है कि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जिनके नाम पर RB001, RB003 है, RB004 है, वो दरअसल वो खुद यहां पर मौजूद है। वो उस समय डिप्टी चीफ थे जब ये पूरा रफाल का पूरा 2016 के बाद ये शुरू हुआ और फिर उसके बाद इंडक्शन तक, और उन्होंने खुद इसको फ्लाई किया था। आज वो खुद यहां पर मौजूद हैं और हमें इस बात की भी जानकारी दी गई जब टार्मेक पे जैसे ही टचडाउन करते हुए लैंड कर रहा था तो उस दौरान वो उस क्लोज रूम में नहीं बल्कि बाहर की तरफ थे। उसके साथ साथ रक्षा मंत्री ने उनसे बात की है अभी सर्व रक्षा मंत्री ने उनसे बात की है और साथ में एक एक करके ये पांचों फाइटर एयरक्राफ्ट अंबाला के इस एयरबेस पर, जो इनका पेरेंटल एयरबेस है यानी मदर एयरबेस है, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का एक बार फिर से आगाज हुआ है और अपनी फाइटर कैपेबिलिटी और एयर डोमिनेंस पावर के साथ ओमनी रोल कैरेक्टरिस्टिक में आप एक एक करते हुए ये फाइटर एयरक्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल इस समय ये अंबाला एयरबेस मेन स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। जैगुआर्स के बुल और टस्कर के साथ अब उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए गेम चेंजर के तौर पर रफाल लड़ाकू विमान, रफाल फाइटर प्लेन, फाइटर एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन ओमनी रोल अब यहां पर लैंड कर चुका है और इसीलिए रक्षा मंत्री ने सीधा एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया से बात की है। और हम आपको यह भी बता दें कि एक बड़ा मौका है क्योंकि ये Su-30 और साथ में MiG-29 अपग्रेडेड के बाद ये पहला मौका है इतने सालों में कि भारतीय वायुसेना की 30 स्क्वाड्रन में एक और स्क्वाड्रन का इजाफा हो रहा है और आने वाले समय में जब ये कुल मिला के 36 फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो 2 स्क्वाड्रन की फॉर्म होगी, 18 अंबाला में और 18 के लगभग हाशिमारा पे। तो ये एयर डोमिनेंस के तौर पर मैसेजिंग है लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, खासतौर पे जो चाइना के फॉरवर्ड लाइन एयरबेसेस हैं, होतान, कासकर, गरगुंसा और साथ में पाकिस्तान का जकोआबाद, स्कार्दू, ये वो स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं जिनकी जद में इनके मेटियोर, स्कैल्प, मीका और हैमर मिसाइल होंगी। एवियोनिक्स और रडार की वजह से ये और एज प्रदान करता है और यही वजह है कि जब आज ये अंबाला एयरबेस के आकाश में जब मैनूवर कर रहा था तो सबसे पहले विक्ट्री एरोहेड फॉर्मेशन में आया और विक्ट्री फॉर्मेशन में ये ऊपर की तरफ गया और फिर उसके बाद एक एक कर लैंडिंग हुई। रक्षा मंत्री ने इसके खुद बधाई दी है एयरफोर्स चीफ को इस बात की और उसके साथ साथ इस बारे में भी कहा है कि एयर डोमिनेंस और एयर सुपीरियरिटी के तौर पर जो भी भारतीय वायुसेना को जरूरत होगी उसके लिए रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से करने के लिए सक्षम है। और अब ये जो तस्वीरें हैं आप जो देख रहे हैं ये RB001 की है और ये
सीधा ट्विन सीटर है। आप देखेंगे जैसे ही इसने लैंड किया और ये टारमैक पे आगे जाते हुए इस समय हैंगर पे एक एक करके पांचों पायलट से अब जो हमें बता रहे हैं, जो सोर्सेज इस समय अंदर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि एयर चीफ मार्शल खुद आरकेएस भदौरिया उनसे मिलेंगे, साथ में उनको कांग्रेचुलेट करेंगे। 7000 किलोमीटर की जो पूरी जर्नी है, यानी कुल मिला के जो 48 आवर्स की जर्नी है, परसों सुबह 8 बजे से लेकर आज दोपहर 3 बजे तक की ये जो पूरी जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। पायलट्स को कहा है कि वो आराम करें और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि फ्रांस के डिफेंस अटैचे यहां पर मौजूद हैं, साथ में जो भारत में फ्रांस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। फ्रांस की पूरी जो टेक्नोलॉजिकल टीम यहां पर है, जो बोर्डो से स्पेशली यहां पर आई है, वो यहां पर है। तो कुल मिला के भारतीय वायुसेना के साथ साथ फ्रांस के डिफेंस अटैचे के साथ जो फ्रांस के ऑफिशियल्स हैं वो एयरबेस के अंदर मौजूद हैं। जो फ्रांस के डीए हैं, सीनियर कर्नल, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए, फ्रांस के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भारत और फ्रांस की दोस्ती को एक और कदम आगे ले जाता है। तो सौरभ, ये तस्वीरें फ्रांस और भारत की दोस्ती बताती है और साथ में भारतीय वायुसेना की एयर डोमिनेंस और एयर कैपेबिलिटी पावर को दिखाती है। नहीं, इतना ही नहीं, ये भी खबर आई थी बीच में मनीष कि कुछ जो मिसाइल सिस्टम्स थे जो कि लगे हुए हैं इस जहाज के अंदर, वो भारत के कहने पर जो शायद उन्होंने अपने लिए या किसी और के लिए मैन्युफैक्चर किए थे, वो भारत को दिए गए मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। सौरभ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं दरअसल वो हैमर है। रफाल में इस समय इंटीग्रेटेड है हैमर, और यही कहा गया कि करीबन 300 से 400 की संख्या में 3 महीने के अंदर हमें जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से मिसाइल चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे स्पाइस 2000 की, और अगर स्पाइस 2000 होता तो उसके टेस्टिंग के लिए करीबन 6 महीने का एक बफर टाइम लगता। और इस टाइम से बचने के लिए, क्योंकि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर हमें चाहिए था कि रफाल बिल्कुल क्विकली इंटीग्रेटेड फॉर्म में सीधा जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो, रिकॉग्निशन हो, या फिर जो अपना ओमनी रोल है उसमें पूरी तरीके से कारगर हो, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक रोल हो, या फिर उसके बाद अलग अलग कैपेबिलिटीज हो। तो इसीलिए हमने ये तय किया, भारतीय वायुसेना ने तय किया कि अब फ्रांस से ही, जो फ्रांस का अपना एक मिसाइल सिस्टम है, जो ग्राउंड मीडियम रेंज ग्राउंड अटैक सिस्टम है, जो सरफेस एयर टू सरफेस है, दरअसल इसको लिया जाए, और इसीलिए हैमर को लिया, ये तय किया गया। हैमर को लेने के बाद ये बिल्कुल तय हो गया कि हैमर को करीबन 300 से 400 की संख्या में लिया जाए और फिर इसको पूरी तरीके से इक्विप्ड करके रेडी टू यूज फॉर्म में, इसीलिए क्योंकि जब भी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट आता है सौरभ, 3 से 4 महीने उसको इंटीग्रेशन में लगता है, जिसमें वेपन्स, एवियोनिक्स, रडार, ये सारी चीजें हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर रफाल के आने से पहले ही जो उसका इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो सब यहां पर आ चुके हैं, यानी विदाउट वेपन रफाल आ रहा है और यहां पर इंटीग्रेट होगा। लेकिन चूंकि हैमर के लिए ऑलरेडी इसमें स्पेस है, पहले से इंटीग्रेटेड है, इसीलिए ये एक एज प्रदान करता है, और यही वजह है कि हैमर इसमें तुरंत लगेगा और 10 से 15 दिन का वो टाइम कहा जा रहा है, जिसके अंदर पूरी तरीके से एयर डोमिनेंस के लिए तैयार होगा। चलिए ठीक है। सक्सेना साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे, जब कोई नया जहाज, फाइटर जेट हो या कोई और उपकरण हो, हथियार हो, जब भी वो आता है भारत में, तो उसको भारत की वायुसेना के हिसाब से, कार्यशैली के हिसाब से ढालने में और क्या क्या करना पड़ता है? इसमें ये जो है अपना जो रफाल है, और हमारे पास मिराज 2000 ऑलरेडी हमारे पास है। वो पिछले जो है करीब आप देखिए 25 साल से हमारे पास है। तो हमारे पास जो है ज्यादा उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी दासों का बना हुआ है, और जो आर्मामेंट है और जो इंजन जो है, स्टिग्मा इंजन, जो इसमें 2 इंजन लगे हैं, वही मिराज 2000 लगे हैं। तो ऐसा देखते हुए कि हमको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जैसे कि शिवा साहब ने बताया था कि जो है, जो मशीन के साथ में फ्रंट हेड में पायलट होता है और बैक एंड में इंजीनियर्स होते हैं, तो हमारे इंजीनियर्स का भी कोई मुकाबला नहीं है, वो इतने काबिल हैं कि इसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, हमारे साथ एयर मार्शल सुनील ननोत्कर साहब एक बार फिर से जुड़ गए। बड़ी देर से कोशिश हो रही थी उनके साथ उनको कि वो ज्वाइन कर पाए हमें। ननोत्कर साहब, रफाल की तस्वीरें भारत के टारमैक पर पहली बार देखी, हमने भी देखी, मुझे उम्मीद है आपने भी देखी होंगी, कैसा महसूस हुआ? पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। जबकि हम जब जवान थे तब जैगुआर को ऐसे लैंड करते हुए हमने देखा था। उसके बाद में जब MiG-21 बाइसन जब पहली बार अंबाला में इंडक्ट हुआ था, तो तब भी हम वहाँ मौजूद थे, दूसरी स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे, जिसका जिक्र हुआ बुल्स की स्क्वाड्रन। तो ये बहुत सारी पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई है, और जो क्रमशः भारतीय वायुसेना में जो क्षमता का बढ़ाव हुआ है, उसमें एक मशीन जुड़ गया है, और एक एयरक्राफ्ट जुड़ गया है। तो बहुत ही गर्व का क्षण है ये, पर्सनली मेरे लिए और पूरे भारतीय वायुसेना के लिए। और जैसे कि रक्षा मंत्री ने जो संदेशा भेजा हुआ है कि पूरे देश को गर्व है
भारतीय वायुसेना पर और इसके इंडक्शन पे और भी क्षमता जो वायुसेना की बढ़ी है उसके ऊपर। सर ये बताइएगा, आप तो खुद फाइटर पायलट रहे हैं, अभी आपने बताया कि आपको पुराने दिन याद आ गए, अपने जवानी के दिन याद आ गए, तो क्या थ्रिल महसूस होता है जब आप इस किस्म की आधुनिक तकनीक का कोई फाइटर जेट उड़ा रहे हो जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें नहीं हो? देखो, ये जो इसका जो आपने सवाल किया कि क्या महसूस होता है, उसका शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अभी जैसे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जहाज में बैठ के अपने साथियों को लेके 5 जहाज और 3 ट्रेनर यानी कि 5 और 3 8 पायलट जो अभी लैंड कर चुके हैं अंबाला में, उनके मन में इतनी गर्व की भावना होगी कि हम पहली बार ऐसे टेक्नोलॉजी वाला जहाज, ऐसे क्षमता वाला जहाज हम भारत में लेके आ रहे हैं। और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे जो आरटी कॉल सुनाए थे, जो D63 INS कोलकाता के कैप्टन के साथ उनकी बात हो रही थी या ATC के साथ जो बात हो रही थी, तो ये रोंगटे खड़े करने वाली बात होती है जब आप अपने धरती पर इस किस्म का जहाज पहली बार उतारते हैं। और आपने अभी सारे जहाज की लैंडिंग्स बताई, तो मैं अपनी भावना प्रकट करूंगा कि भाई ये बहुत ही परफेक्ट लैंडिंग देखने को मिली है लोगों को अंबाला में जो राफेल की लैंडिंग हुई है, और इसका शब्दों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल होगा किसी भी पायलट के लिए। और जो गर्व महसूस हो रहा होगा अभी भारतीय वायुसेना के मुख्य एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब वहाँ जो रिसीव कर रहे हैं, और जिनके कार्यकाल में जो एयर चीफ मार्शल BS धनोआ साहब वहाँ सुनने में आया कि वहाँ खुद टारमैक पे खड़े हैं, देख रहे हैं कि उनके ज़माने में जो काम हुआ था वो काम आज परिपूर्ण हो रहा है। तो मेरे ख्याल वो बयान करना बड़ा मुश्किल है। हम समझ सकते हैं सर जो बात आप कह रहे हैं। देखिए, हम लोग तो ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी फाइटर जेट में बैठना कैसा होता होगा, और वो भी रफाल जैसा जहाज जो है उसको उड़ाना। और आपने कहा कि आपने लैंडिंग देखी तो वो परफेक्ट लैंडिंग थी, तो यानी कि इस जहाज के भारत के बेड़े में शामिल होने की टाइमिंग भी परफेक्ट है, इसकी लैंडिंग भी परफेक्ट है, और इसने जो मैसेजिंग दी है, जो मैसेज दिया है जिनको मिलना चाहिए, वो भी परफेक्ट है। अमित पालित ले में कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं? जी अमित, बोलिए। जी सौरभ, आपने जो जिक्र किया था ना, बिल्कुल टाइमिंग की जो आपने जिक्र किया है, वो टाइमिंग को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के आने के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए गए, क्योंकि मेरे यहां पर एयरफोर्स उसके साथ आर्मी वालों से बात हुई है। उनका यह कहना था कि इस वक्त जो LAC पर हालात हैं और उनको जिस तरह के सपोर्ट चाहिए, जिस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, वो पिछले 3-4 साल में आ चुके थे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त यहां पर ऑपरेशनल है, और साथ ही साथ LOC पर भी हमने उसको फ्लाइंग करते हुए देखा है। तो LOC पर और LAC पर आपके अपाचे हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं, यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं, और सभी ये जो विमान है मोदी सरकार के आने के बाद डील हुए और डिलीवर भी हो गए। अब देखिए कि अब बात हो रही है हमारे 4.5 जनरेशन के रफाल की, उसको भी डील किया गया, और आप देखिए इस वक्त जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो यहां पर लैंड कर चुके हैं। तो कभी भी जब स्ट्रैटेजी बनती है किसी भी युद्ध को लेकर, क्योंकि युद्ध आपने जैसा जिक्र किया था कि 1-2 साल नहीं हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है 10 साल बाद फिर से कोई ऐसी स्थिति बने, लेकिन वो 10 साल आगे क्या होने जा रहा है उसको आपको अभी सोचना पड़ेगा, तभी आप 10 साल बाद जब कोई स्थिति होगी उससे आप निपट सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहां पर देखने को मिला कि अगर यहां पर अपाचे और चिनूक जैसे नहीं होते हमारे पास विमान, तो चीन को यह सबक नहीं सिखाया जा सकता था कि हम बहुत ही कम वक्त में बिल्टअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही M777 जिस गन का डील हुआ था मोदी सरकार के आने के बाद, इस वक्त LAC पर तैनात है। तो इसी तरह से चाहे वो आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, इस गवर्नमेंट ने आके कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो स्ट्रैटेजी के तौर पर और रणनीति के तौर पर, और साथ ही साथ ऑपरेशनल और टैक्टिकल, जो युद्ध के 3 चीजें अहम होती हैं, ऑपरेशनल, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजी, इन तीनों को वो पूरा करते हैं। सौरभ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक चीज और राजनाथ सिंह ने कही है अपने ट्वीट्स के जरिए, उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को जब इन्होंने इस जहाज ने पूरा किया, उसके बाद इनको इंडक्ट किया गया, उसके बाद इनकी खरीद की गई है। और एक पॉलिटिकल कमेंट भी उन्होंने किया है कि इस खरीद को लेकर के जो बेसलेस एलिगेशंस, बेबुनियाद आरोप जो लगाए गए थे, उनका भी जवाब दिया जा चुका है, और वो मसला भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सारे विवाद खत्म और जहाज भारत की वायुसेना के पास
भारत में इस वक्त खड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर।